अब इंटरेस्टिंग बात आएगी महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र का भी एग्जिट पोल 2019 में आपने किया था, तब भी वो एग्जिट पोल दूसरे एग्जिट पोल्स के मुकाबले वो काफी नजदीक एग्जिट पोल आया हुआ था, कि जब आपने दिखाया था कि जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा था उतना बीजेपी अच्छा नहीं कर पा रही थी एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद की उनकी सरकार, मतलब बहुमत तो उनको मिला, लेकिन बाद में जो भी हुआ वो हमने महाराष्ट्र में देखा। अब कर्नाटक जैसे महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस, या आप उसको कोई और का नाम दे सकते हैं, लेकिन करीब करीब उसी तरीके से ये करके दो सरकारें हमको दिखाई दे रही है। एक साल बाकी है, मुझे पता नहीं कि अभी तीसरी सरकार दिखेगी कि नहीं, लेकिन फिलहाल तो यही जो अभी फिलहाल अरेंजमेंट है वही चलती रहेगी, इस तरीके की बात दिख रही है। दूसरा, अगर हम देखें तो कर्नाटक की तरह यहां पर सिर्फ दो मेजर पार्टियां नहीं है, अलग अलग पार्टनर्स है, और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और हर कोई अपने अपने इलाके में, क्षेत्र में माहिर है, अपना क्षेत्र का दादा है वो एक तरीके से। उसके साथ साथ जैसे अर्बन पॉपुलेशन हो या महिलाओं की शिक्षा की बात हो, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र आम एक तरीके से एक लेवल पे दिखाई देते हैं उसमें। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में, जिस तरीके से हमने देखा कल शरद पवार ने तुरंत मीटिंग बुला ली, महाविकास आघाड़ी साथ में आए, बीजेपी का वोट शेयर भी बड़ा इंटरेस्टिंग हमने देखा कि लगातार के दो चुनाव में उतना ही, उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाया है, 28% के ऊपर बीजेपी का वोट शेयर जा नहीं पा रहा है। तो बीजेपी के अपने इश्यूज हैं कि वो 30% के ऊपर नहीं जा पाएंगे किसी भी हालत में, ये साफ नजर आ रहा है उसमें। कांग्रेस एनसीपी का वोट शेयर अपना एक कांस्टेंट है 34% तक, भले सत्ता किसी की भी आए उतना उन्होंने अपना वोट शेयर कांस्टेंट रखा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में कर्नाटक के रिजल्ट्स के बाद उसका असर क्या महाराष्ट्र पर, विपक्षी एकता पर पड़ेगा, और बीजेपी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? क्या सीख है जो कर्नाटक के चुनाव से बीजेपी को लेनी पड़ेगी महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र की जहां तक बात करें, महाराष्ट्र एक बड़ा अच्छा और बड़ा उस पॉलिटिकल लिहाज से सिंपल स्टेट है। कैसे, मैं बताता हूं। पूरे कंट्री के अंदर हमारा एक होता है रिटेन शिफ्ट एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं कि, जिसको आप साधारण भाषा में फ्लोटिंग वोटर कहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर पूरे कंट्री में जो फ्लोटिंग वोटर है वो 10% से कम है। अच्छा। और पूरे कंट्री में एवरेज ले ले तो 30% के करीब है। ओके, यानी 30% लोगों ने अपनी जगह पहले से डिसाइड करके रखी हुई है। हाँ, मैंने लॉयल वोटर, लॉयल वोटर। तो लॉयल्टी के मामले में मैं सबको ठोक बजा के कहता हूँ कि मराठा मानुस से बड़ा लॉयल कोई नहीं है पूरे कंट्री में। इसी आधार पे कहता हूँ, मेरा आधार कोई ऐसे मेरे दिमाग से या मेरी टोपी से नहीं आया। मतलब मराठी आदमी है सबसे ज्यादा लॉयल है आपका, ये सबसे ज्यादा लॉयल है। और उसके लिए बता रहा हूं मैं, जो फ्लोटिंग वोटर जिसको कहते हैं, कि यदि कहीं बाईपोलर चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या बाईपोलर होता है करीब करीब दो पार्टी, तो 35 से 40% के बीच में दोनों पार्टियों का अपना अपना होता है। करेक्ट। तो 40-40 भी मान ले तो 20% हुआ, और 35-35 मान ले तो 30% हुआ। ये 30% वोटर यहाँ से वहां साइड स्विच करता है, और उसी से जीत और हार तय होती है। महाराष्ट्र के अंदर ये वोटर 10% से कम है। आप ये पाएंगे, उसका एक उदाहरण आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने है कि 2014 में चारों पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा, विधानसभा, असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र के। चारों पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना। और उसके बाद 14 में जो है कंबाइंड लड़ा था, लोकसभा चुनाव था। आप देखेंगे जब वोटरों वोट परसेंटेज का आकलन करेंगे तो चारों पार्टी के आइडेंटिकल है, एकदम सेम है, जैसे कि वैसे। यानी आप चाहे मिलके लड़ो तो सेम, अलग हो तो सेम, लोकसभा हो तो सेम, और विधानसभा हो तो सेम। अब आप इससे क्या कहेंगे? इसका मतलब ये हुआ कोई यहां से वहां जा नहीं रहा है, बड़ी संख्या में 90% लोगों के लॉयल वोटर्स है। एक बात। अब महाराष्ट्र के जो समीकरण हुए पिछले एक साल से, जो आपने कहा कि लोग यहां से छोड़ के यहां पर बड़ी संख्या में शिवसेना से छोड़ के बीजेपी के साथ आके जुड़ी, और एक नई शिवसेना बन गई, और जिसको इलेक्शन कमीशन ने पुरानी शिवसेना ही नाम वाम सब दिया, नाम और सिंबल दोनों दे दिया। तो अब जो पुरानी शिवसेना है यहाँ पे, आपको उसको वापस समझना पड़ेगा। अब टोटल शिवसेना को मान लीजिए, तो आप ये मानेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर शुरू से पिछले एक 14 का चुनाव छोड़ दें तो पिछले 5 चुनाव में से 4 चुनाव में कांग्रेस एनसीपी ने चुनाव लड़ा, और शिवसेना बीजेपी ने युति बना के चुनाव लड़ा। सिर्फ एक बार जो मैंने बताया 14 में सबने अलग अलग लड़ा। ठीक। तो इस बार
उसमें आप पाएंगे कि जहां पर भी जिस विधानसभा में लड़ाई होती थी दो पार्टी के बीच में ही होती थी। कहने को चार हैं, हाँ, बट वो अलायंस में थे, इसके लिए दो लोगों के कुछ बीच। करीब 20 से 30 सीटें ऐसी है जहां पे कि छत्रप यानी क्षेत्रीय छत्रप है। जैसे कि वसई की बात कर लें तो आप हितेन ठाकुर हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग छत्रप्स हैं, ठीक है, वो करीब 20 से 30 सीटें हैं। इसी के चलते 20 से 30 के बीच में छोटी या इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं महाराष्ट्र के अंदर 288 में से। तो उनको आप बाजू में रख दें तो आप पाएंगे करीब करीब हर सीट के ऊपर चुनाव जो है बाइपोलर ही होता है। या तो एनसीपी लड़ रही है या तो कांग्रेस लड़ रही है, वहां से यहाँ पे बीजेपी शिवसेना। उसके अंदर आप ये पाएंगे कि पिछले चुनाव में भी शिवसेना का बोलबाला और वर्चस्व, अभी मैं पुरानी यूनाइटेड शिवसेना की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे के अंदर ही रहता है। तो जो बॉम्बे रीजन की बात कर कोंकण एंड बॉम्बे रीजन में कोंकण भी आ गया, तो रीजन की बात करेंगे तो उन 60 सीटों में से ज्यादा करके जो सीटें होती है वो शिवसेना लड़ती है, ज्यादा बीजेपी से ज्यादा। और बाकी मुंबई मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो 36 सीटें। तो अब जो ये शिवसेना का विघटन हुआ 2 हिस्सों में और बहुत पहले 3 में बढ़ गई थी, एमएनएस की भी बात कर सकते हैं आप, तो वो भी बॉम्बे में और थोड़ा बहुत नासिक में उनका वर्चस्व रहता है। तो अब जो चुनाव होंगे, एक जो कि शिंदे सेना अपन उसको वैसे बोले तो ज्यादा अच्छा, और एक उद्धव सेना। तो उद्धव सेना की जो टक्कर होने वाली है इन 36 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 60 सीटों पे होने वाली है। तो अब यहाँ देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि इनका वर्चस्व बॉम्बे की और अपनी पारंपरिक सीटों से ज्यादा कितना है, और बाकी पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो ये नई शिवसेना शिंदे शिवसेना है उसका अंतर कितना होता है, क्योंकि पब्लिक तो शिवसेना देख रही है ना। ठीक है, होल एंड सोल पहले उद्धव ठाकरे जी थे, अब शिंदे हैं। तो ये चीज को समझने की बात होगी। लेकिन वापस मैं कहना ये चाहता हूं कि युति का जहां तक और महाविकास आघाड़ी का जहां तक सवाल है, उसका दायरा और क्षेत्र लिमिटेड सीटों पर है, जिसको आप कह सकते हो कि तीनों के वोट जुड़ जाएंगे। तभी आप उसको 1+2+3 तभी मानते हैं ना, जब तीनों के वोट जुड़े। हकीकत यह है कि 288 में से 200 सीटों के ऊपर पहले भी बाइपोलर फाइट हुई है और आज भी बाइपोलर होगी। मतलब महाविकास आघाड़ी वर्सेस सेना, जो भी है, जो भी होगा। अब दो भाग हो गए। दो भाग में आधा शिवसेना थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आर्गुमेंट के लिए उधर चला गया, आधा शिवसेना इधर आ गया। बीजेपी को अगर हम लोकसभा की बात करें तो बीजेपी को 40 के ऊपर सीट लानी है महाराष्ट्र से, उनके गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए, तो कम से कम 40% के ऊपर वोट शेयर की जरूरत पड़ेगी। ये वोट शेयर बीजेपी कहां से लाएगी आज की स्थिति में? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। लोकसभा के शिवसेना के 2 भाग हुए, एक भाग इधर है, एक भाग उनके साथ जुड़ गया। तो जो दूसरा जो इंक्रीमेंटल जो चीज है वो वहां पे जुड़ी आपको दिख रही है, और माइनस जो हुआ यहाँ पर दिख रहा है, माइनस उद्धव सेना, ठीक है ना। तो 1.5 हो गया ये, और आपके हिसाब से वो 2.5 हो गया, ये मान रहे हैं आप। तो ये जो 1.5 और 2.5 की जो कल्पना है वो केवल इन 60 सीटों पे ऊपर है। बाकी जगह पे करीब करीब पहले जैसी चीजें होंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ 1.5 और 2.5 की स्थिति करीब 60 सीटों पे होगी। 28 सीटें तो रीजनल छत्रप के लिए छोड़ दीजिए आप, और 200 सीटों के ऊपर फिर वही बाइपोलर होगा, जैसे पहले होता था युति वर्सेस आघाड़ी।